देखते हैं हाइपोथर्मिया क्या होता है। हाइपोथर्मिया, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है चैप्टर। उसमें देखते हैं हाइपोथर्मिया क्या होता है। नॉर्मल जो होता है ना टेम्परेचर, क्या है, पीडियाट्रिक्स में 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा? तो एक्जिलरी, ठीक है। तो इसमें हमको रूटीन केयर करना है। साइलेंट किलर जो होता है, साइलेंट किलर होता है चाइल्ड में हाइपोथर्मिया, और एडल्ट में क्या होता है? तो हाइपरटेंशन होता है। अब देखते हैं रेंज क्या होता है इसमें, ठीक है। रेंज देखेंगे और नर्सिंग केयर, अगर नॉर्मल रेंज है, अगर 36.5 से 37.5 है, तो इस कंडीशन में नर्सिंग रोल रहेगा क्या है? ओनली रूटीन केयर दो बच्चे को, ठीक है। और क्या है, माइल्ड है, माइल्ड को क्या बोलते हैं? कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्या है, 36.4 से 36 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब कॉज फॉर कंसर्न, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मतलब ऐसा है, इसमें कॉज फॉर कंसर्न रहता है। और मॉडरेट हाइपोथर्मिया में इसमें क्या हो जाता है, 36 से कम, और क्या है, मतलब 32 से लेके और 36 से कम होता है, उसको मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या है, डेंजर होगा, और वार्म करो बेबी को, ये डेंजर हो सकता है, तो वार्म करो बेबी को। सीवियर हाइपोथर्मिया है, 32 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, उसको बोलते हैं। और ये साइलेंट के क्या है, इसमें स्किल्ड केयर की ज़रूरत पड़ेगा अर्जेंटली नीडेड के लिए, तो स्किल्ड केयर, ठीक है। डू नॉट वेस्ट टाइम, इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा वार्मिंग के लिए बच्चे को इस कंडीशन में, ठीक है। तो टेम्परेचर अच्छे से याद रखना है। नॉर्मल रेंज होता है 36.5 से 37.5 होता है। कोल्ड स्ट्रेस जिसको माइल्ड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, 36.4 से 36 डिग्री होता है सेल्सियस। और मॉडरेट हाइपोथर्मिया में जो होता है, क्या है, 35.9 से 32 के रेंज में होता है, और सीवियर में 32 से कम होता है। अब देखते हैं हीट प्रोडक्शन, देखते हैं हीट प्रोडक्शन जिसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या है, सिवरिंग मेथड जो होता है, सिवरिंग मेथड से क्या है, हीट प्रोडक्शन होता है एडल्ट में मेनली, और नॉन सिवरिंग मेथड से होता है चाइल्ड में, जिसमें क्या है, मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें होता है यंगर चाइल्ड में मेनली देखने को मिलता है। देखते हैं मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस। मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस जैसे ब्राउन फैट ऑक्सीडेशन हो गया है, ये हीट प्रोडक्शन करेगा। ब्राउन फैट ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है, याद रखना है बच्चे में। ग्लूकोज, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे है, क्या एक्सपोज इन कोल्ड इन्वायरमेंट, बच्चा है कोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा, तो थर्मल रिसेप्टर ऑफ स्किन स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे सेंड सिग्नल जाएगा कहाँ, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस जो होता है, ये थर्मल रेगुलेशन सेंटर होता है, याद रखना है। और जिसके कारण एराउज हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और रिलीज इससे करेगा, नॉर इपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा, और इट ब्रेक डाउन कर देता है क्या, ब्राउन फैट को ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे हीट प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसके कारण हीट प्रोडक्शन होगा, और हीट इंटर कर जाएगा इन कहाँ, ब्लड में। और क्या है, ब्लड में जैसे इंटर करेगा, तो बाई सर्कुलेशन हीट इज गिवन टू सराउंडिंग टिश्यू के पास चला जाएगा, और बॉडी वार्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं न्यू बॉर्न आर मोर प्रोन फॉर हाइपोथर्मिया, याद रखना है, न्यू बॉर्न जो होता है, ये मोर प्रोन होता है हाइपोथर्मिया के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होता है इसमें, लार्ज सरफेस एरिया होता है पीडियाट्रिक में, ठीक है, मतलब बच्चों में लार्ज सरफेस एरिया देखने को मिलता है कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेनरेबिलिटी टू गेटिंग एक्सपोजर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज टेम्परेचर फ्रॉम, क्या है, वूम टू आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होता है जब बच्चा इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन में आता है, जैसे आउटर इन्वायरमेंट में,
तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा उसके वजह से भी देखने को मिलता है। लेस थर्मल इंसुलेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू लेक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, ड्यू टू लेक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जिसके कारण मोर हीट लॉस होगा और हाइपोथर्मिया में बच्चा जा सकता है। अब देखते हैं चाइल्ड डू नॉट शिवरिंग टू प्रोड्यूस हीट। याद रखना है चाइल्ड है क्या है, चाइल्ड डू नॉट शिवरिंग टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। और इसमें देखते हैं स्किन टेम्परेचर जो होता है वो फॉल हो जाता है और ये कोर बॉडी टेम्परेचर को बताता है, इंटरनल क्या है, इंटरनल टेम्परेचर। अब देखते हैं मेथड ऑफ हीट लॉस। मेथड ऑफ हीट लॉस कैसे होता है, तो 4 मेथड होता है हीट लॉस का। इवापोरेशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन। याद रखना है हीट लॉस का 4 मेथड है, इवापोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इवापोरेशन जो होता है वो नमी के कारण होता है, मॉइस्चरिंग के कारण इवापोरेशन। कंडक्शन जो होता है डायरेक्ट कंटेक्ट, जैसे कोल्ड सरफेस पे रखा हो तो डायरेक्ट कंटेंट। और कन्वेक्शन जो होता है हवा के द्वारा टेम्परेचर चेंज होता है अगर ठंडी हवा लग रहा है तो, ठीक है। कन्वेक्शन जो होता है हवा के द्वारा होता है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और रेडिएशन जो होता है विदाउट मीडियम, नो डायरेक्ट कंडक्ट होता है रेडिएशन में। अब देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन है, इवापोरेशन में अगर वेट सरफेस है और बच्चा एक्सपोज है तो हाइपोथर्मिया हो सकता है ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड, म्यूकस और वर्निक्स कैसियोसा। तो इवापोरेशन में याद रखना है क्या है, वेट सरफेस होता है, वेट सरफेस में अगर बच्चा एक्सपोज होगा तो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। और वेट सरफेस कैसे रहेगा, ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड, म्यूकस और वर्निक्स कैसियोसा के वजह से। तो इसमें हमका क्या करना है, नर्सिंग केयर ड्राई करेंगे बेबी को। याद रखना इस कंडीशन में ड्राई करना है बेबी को आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ड्राई कर देते हैं बेबी को आफ्टर बर्थ और इमीडिएट ड्राई करते हैं आफ्टर बर्थ, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन है इसमें हीट लॉस होता है बाय डायरेक्ट कंटेक्ट। व्हेन चाइल्ड इज कंटेक्ट विथ कूल सरफेस के साथ अगर कंटेक्ट रहेगा बच्चा तो उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हीट लॉस देखने को मिलेगा, हाई हीट है वो लो हीट में चेंज हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग केयर क्या रहेगा, तो प्री वार्म एवरी ऑब्जेक्ट बिफोर टचिंग, ठीक है। याद रखना है कि मतलब प्री वार्म कर देना है एवरी ऑब्जेक्ट को बिफोर टचिंग, ठीक है, टू द चाइल्ड, ठीक है। या फिर क्या है, इस कंडीशन में हम KMC प्रोवाइड करते हैं, स्किन टू स्किन केयर, याद रखना है कंडक्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वार्म ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन बाय ऑक्सीजन हुड टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय कन्वेक्शन मेथड। याद रखना है कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन ये वार्म ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन होता है बाय ऑक्सीजन हुड, जिससे प्रिवेंट होता है हीट लॉस बाय कन्वेक्शन मेथड। और मेजर साइट होता है हीट लॉस कहाँ से होता है, फेस से होता है और दूसरा हेड से। मेजर साइट होता है हीट लॉस का कहाँ, फेस और हेड से। फेस से पहले होता है फिर हेड से होता है। अब देखते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए वार्म सराउंडिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, वार्म होना चाहिए सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यूज करना है क्या है, क्या इसमें हम यूज करेंगे शेडिंग टू कवर द बॉडी, यूज करना है शेडिंग टू कवर द बॉडी। और रैप करना है इन टॉवेल में, रैप कर देंगे इन टॉवेल में। अब नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इसमें हीट लॉस होता है ट्रांसफ़र फॉर कूलर ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टेक्ट मीडियम। एग्जाम्पल क्या है, कूल वॉल ऑफ इनक्यूबेटर। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करोगे, इनक्यूबेटर प्लेस करते हैं, ठीक है। अवे क्या है, इनक्यूबेटर प्लेस अवे फ्रॉम विंडोज वाल से होना चाहिए दूर, और क्या या फिर डबल वाल इनक्यूबेटर से दूर होना चाहिए। याद रखना है क्या, इनक्यूबेटर है प्लेस करना है अवे फ्रॉम विंडोज एंड वाल, डबल वाल इनक्यूबेटर से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। पेरीफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। पेरीफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन जिसमें ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा ब्लड सप्लाई पेरीफेरल ऑर्गन में,
ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो गया, डिक्रीज हो गया पेरीफेरल परफ्यूजन। पेरीफेरल परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्रोसाइनोसिस हो जाएगा जिसको पेरीफेरल साइनोसिस बोलते हैं, और कूल एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा पेरीफेरल परफ्यूजन, एक्रोसाइनोसिस जिसको पेरीफेरल साइनोसिस बोलेंगे, और कूल एक्सट्रीमिटीज हो जाएगा। और CNS % अगर होगा, CNS डिप्रेशन, तो उस कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया है, अपनिया है, लेथार्जिक हो जाएगा और पुअर फीडिंग करेगा बच्चा। CNS डिप्रेस हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, अपनिया, लेथार्जिक और पुअर फीडिंग देखने को मिलेगा। और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म अगर रहेगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट अगर कम है तो ऑक्सीजन भी कम रहेगा, और जिसके कारण हीट देखने को मिलता है। और फैट अगर कम है तो क्या है, ऑक्सीजन कम रहेगा और ये हीट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ग्लूकोज की कमी हो जाएगा। हाइपोक्सिया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्रोनिक साइन क्या होता है, इसमें वेट लॉस देखने को मिलता है। क्रोनिक साइन में वेट लॉस, पुअर वेट गेन हो जाता है। वेट लॉस होगा तो पुअर वेट गेन होगा क्रोनिक साइन में। तो इसको इंटरवेंशन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन जो हम करेंगे, ठीक है, कोल्ड चैन है। ठीक है, कोल्ड चैन में क्या है, इम्यूनाइजेशन, और वार्म चैन में, वार्म चैन हम यूज करते हैं हाइपोथर्मिया में। कोल्ड चैन इम्यूनाइजेशन के लिए और वार्म चैन का हम यूज करते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। अब देखते हैं वार्म चैन में 10 पॉइंट हमको याद रखना है। वार्म चैन में 10 पॉइंट होता है। ठीक है, पहला देखते हैं क्या है, वार्म होना चाहिए डिलीवरी रूम। वार्म होना चाहिए डिलीवरी रूम, और लेबर रूम जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, याद रखना है। लेबर रूम है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। इमीडिएट बच्चे को ड्राई करना है, प्री वार्म टॉवेल यूज करना है, रैप करना है बेबी को, और हेड को कवर करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वार्म रिससिटेशन या फिर CPR देना पड़ सकता है। होल प्रोसीजर है, मेंटेन करना है वार्म, क्या है, वार्मनेस, याद रखना है। वार्म रेसिस्टेशन देना है या CPR, तो होल प्रोसीजर हमको मेंटेन करना है वार्मनेस के लिए। और इमीडिएट बच्चे को ड्राई करना है, ओनली रिमूव करना है मॉइस्चरिंग, याद रखना है। इमीडिएट बच्चे को ड्राई करोगे तो रिमूव करेंगे ओनली मॉइस्चरिंग। कंगारू मदर केयर अब देखते हैं। कंगारू मदर केयर हम करते हैं बच्चे में। कंगारू मदर केयर जिसको KMC बोलते हैं, इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। और दूसरा क्या है, कंडक्शन मेथड से। इसमें क्या है, कंडक्शन मेथड यूज होता है कंगारू मदर केयर में। मदर है वार्म करता है, मदर वार्म स्किन ट्रांसफ़र हीट टू द बेबी को। मदर है वो वार्म करेगा स्किन, ठीक है, और वार्म स्किन ट्रांसफ़र हो जाएगा हीट कहाँ पे, बेबी में। KMC जो देते हैं, KMC में वेट जो होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग 2 kg से कम होना चाहिए बच्चे का, तो उसमें हम KMC प्रोवाइड करते हैं। या फिर प्री टर्म होना चाहिए, या फिर तो क्या है, लो बर्थ वेट बेबी होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं KMC कौन दिया था, तो क्या कौन दिया था, तो क्या है, डॉक्टर एडगर रे, याद रखना है। डॉक्टर एडगर रे दिया था, क्या है, 1978 में, याद रखना है। डॉक्टर एडगर रे है जो 1978 में ये दिए थे। ठीक है, कब दिए थे, तो अमला आटा के टाइम। ठीक है, कौन दिया था, तो डॉक्टर एडगर रे। कंपोनेंट देखते हैं KMC का। फर्स्ट कंपोनेंट है स्किन टू स्किन केयर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा है अर्ली डिस्चार्ज, और चौथा क्या है, स्ट्रिक्ट फॉलो अप प्लान, याद रखना है। चौथा स्ट्रिक्ट फॉलो अप प्लान। तो कंपोनेंट क्या होता है KMC का, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, और स्ट्रिक्ट करना है फॉलो अप प्लान के लिए। टाइप देखते हैं, कंटिन्यूस दिया जा सकता है अप टू 24 आवर के लिए, और इंटरमीडिएट जो है, ठीक है, इंटरमीडिएट जो है, ठीक है, वो कुछ अंतराल में दे सकते हैं। मदर का जो पोजीशन हम रखते हैं KMC में, सेमी रिक्लाइन पोजीशन देते हैं, सेमी रिक्लाइन पोजीशन, जिससे क्या हो गया, टू अवॉइड रिफ्लेक्स बैकफ्लो हो जाए। बेनिफिट देखते हैं KMC का।
फिजियोलॉजिकल बेनिफिट देखते हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजनेशन, स्लीप पैटर्न और बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं क्लिनिकल बेनिफिट क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग में है फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है और ड्यूरेशन भी, थर्मल कंट्रोल करेगा, प्रॉपर वेट गेन होगा और लेजर मोर्बिडिटी देखने को मिलेगा, बीमारी कम होगा। अदर बेनिफिट में बॉन्डिंग इम्प्रूव हो जाता है, डीप सेटिस्फेक्शन फॉर मदर, मोर कॉन्फिडेंट पेरेंट हो जाएगा, मोर कॉन्फिडेंट रहेगा पेरेंट। क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर बेबी के लिए बर्थ वेट है वो कितना होना चाहिए, याद रखना है। बर्थ वेट है केएमसी देने के लिए कितना होना चाहिए, 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्ट केएमसी एज सुन एज पॉसिबल। अगर 1800 क्या है ग्राम से अगर ज़्यादा है तो उसमें स्टार्ट कर देंगे केएमसी एज सुन एज पॉसिबल। अगर बर्थ है 1200 से 1800 के बीच में है तो उसमें वेट करना है फ्यू डेज के लिए बिफोर केएमसी देने से पहले वेट करना है फ्यू डेज के लिए, 1200 से अगर 1800 के बीच में है। अगर वेट है 1200 ग्राम से अगर कम हो गया है तो वेट करना है फ्यू वीक बिफोर केएमसी के लिए, फ्यू वीक वेट करना है, ठीक है। हीमोडायनमिक स्टेबिलिटी इज मस्ट, याद रखना है हीमोडायनमिक की क्या है स्टेबिलिटी है वो ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर मदर के लिए ऑल मदर कैन गिव केएमसी, याद रखना है ऑल मदर है कैन गिव केएमसी, ठीक है। इसमें एज, पायरिटी और एजुकेशन और कल्चर के कोई ज़रूरत नहीं होता है। मदर है मस्ट विलिंग होना चाहिए केएमसी के लिए, मदर शुड बी फ्री फ्रॉम होना चाहिए सीरियस इलनेस से, ठीक है। और मदर शुड बी मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर हाइजीन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इनिशिएशन ऑफ केएमसी, देखते हैं इनिशिएशन ऑफ केएमसी में पहला देखते हैं काउंसलिंग। इसमें क्या है डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसीजर करना है, डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसीजर, ठीक है। इंश्योर करेंगे फैमिली मेम्बर को और केएमसी सपोर्ट ग्रुप को। क्लोथिंग में फॉर मदर के लिए फ्रंट है क्या है फ्रंट ओपन क्लॉथ होना चाहिए और बेबी के लिए कैप, सॉक्स, डाइपर होना चाहिए, क्या है फ्रंट ओपन होना चाहिए, याद रखना है बच्चे को। कैप, सॉक्स और डाइपर वो क्या है ये क्या है बच्चे को पहनाना है और फ्रंट होना चाहिए ओपन। प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर में जो पोजीशन देते हैं चाइल्ड में वर्टिकल पोजीशन देते हैं, नेक है वो न्यूट्रल होना चाहिए, हिप है फ्लेक्स होना चाहिए और हैंड भी फ्लेक्स्ड होना चाहिए और फेस है टर्न वन साइड इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो चाइल्ड को वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है, नेक न्यूट्रल होना चाहिए, हिप और हैंड है वो फ्लेक्स होना चाहिए और फेस है टर्न वन साइड होना चाहिए। और चाइल्ड का जो पोजीशन होता है फ्रॉग लेग पोजीशन होता है। फीडिंग जो हम देते हैं, फीडिंग नाइसली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, फीडिंग बाय एनी मेथड बट यूज मदर मिल्क, याद रखना है क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम देते हैं कोई भी मेथड से दो लेकिन मदर मिल्क होना चाहिए। प्राइवेसी शुड भी मेंटेन करना है और ड्यूरेशन है मिनिमम हम 1 घंटे के लिए देते हैं तभी हम बोलेंगे कि केएमसी दे रहे हैं, ठीक है। और आइडियली जो देते हैं इसमें अपोजिट हो गया था ये दोनों में, ठीक है। तो क्या है आइडियली देते हैं 3 से 8 घंटे के लिए देते हैं और क्या है नॉर्मली हम अप टू 24 आवर तक हम दे सकते हैं। अब देखते हैं स्लीपिंग और रेस्टिंग सेमी रिकमेंडेड पोजीशन में स्लीपिंग और रेस्टिंग करेंगे बट सेवरल पिल्लो, ठीक है। और स्टॉप कब करेंगे, जब चाइल्ड का टेम्परेचर और वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। वेट है क्या है 2.5 kg से ज़्यादा है और टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो गया है तो हम क्या है केएमसी स्टॉप कर देंगे, याद रखना है। कब स्टॉप करते हैं केएमसी, तो 2.5 kg से ज़्यादा हो गया बच्चा और या फिर टेम्परेचर जो है 2.5 kg से क्या है ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो क्या है और 36.5 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया है तो हमको स्टॉप कर देंगे केएमसी। ब्रेस्ट फीडिंग कराना है बच्चे को, बाथिंग है पोस्टपोन करते हैं, ठीक है, बाथिंग पोस्टपोन कर देंगे।
ठीक है। इस कंडीशन में और क्या है, टेम्परेचर है नॉर्मल रहेगा तो 24 घंटे के बाद बाथिंग हम करा सकते हैं। 0 करेक्शन वेट होना चाहिए बाथिंग के टाइम। बाथिंग पोस्टपोन कर देते हैं, 24 घंटे के बाद करते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा, तो 0 करेक्शन वेट होना चाहिए। अब देखते हैं क्लोथिंग। क्लोथिंग में क्या है, स्वेडिंग यूज हम नहीं करते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और रूमिंग इन अप टू 24 आवर तक होना चाहिए। रूमिंग इन मदर और चाइल्ड इन सेम प्लेस में, याद रखना है रूमिंग इन होना चाहिए अप टू 24 आवर। ठीक है। क्या है, मदर और चाइल्ड इन सेम प्लेस में। वार्म ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, वार्म ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जो है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होना चाहिए। टाइम इज प्रीसियस होता है इस कंडीशन में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए। अब देखते हैं इंक्यूबेटर जो होता है बेटर होता है कंपेयर टू, ठीक है, याद रखना है रेडिएंट से बेटर होता है, ये याद रखना है। इंक्यूबेटर जो होता है क्लोज होता है, वार्म ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन ये देता है। ठीक है, वार्म ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन देता है। और इंक्यूबेटर होता है क्लोज होता है। इंक्यूबेटर जो होता है वो बेटर होता है क्योंकि मॉइस्ट हीट, क्या इसमें मॉइस्ट हीट होता है, और रेडिएंट वार्मर में ड्राई हीट होता है, याद रखना है। तो इंक्यूबेटर बेटर होता है। इनसेंसेबल वाटर लॉस होता है इंक्यूबेटर में, याद रखना है। इनसेंसेबल वाटर लॉस होता है लेस देन इंक्यूबेटर से, याद रखना है। इनसेंसेबल वाटर लॉस, ठीक है, लेस देन इंक्यूबेटर, याद रखना है। इनसेंसेबल वाटर लॉस है वो लेस होता है इन इंक्यूबेटर में। ठीक है, इसीलिए ये है क्योंकि मॉइस्ट हीट होता है ना, इसीलिए इनसेंसेबल वाटर लॉस है इंक्यूबेटर में कम होता है, इसीलिए बेटर होता है रेडिएंट से। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें मॉइस्ट ह्यूमिडिफाई वार्म देते हैं, कितना है 20 से 30 लीटर पर मिनट दिया जाता है। कन्वेक्शन हीट है ये लॉस होता है प्रिवेंटेड बाय लेस देन 60 डेसीबल। तो कन्वेक्शन हीट लॉस है प्रिवेंटेड बाय लेस देन 60 डेसीबल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सर्वो मोड जो होता है, सर्वो मोड में ये स्किन डिजायर टेम्परेचर जो होता है इसमें 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लो उस कंडीशन में सेंसर अगर 34 डिग्री सेल्सियस है तो हीटर प्रोड्यूस करेगा मोर हीट। और हीटर में क्या है 0 होना चाहिए जब डिजायर कंप्लीट हो जाए तो। और सेंसर है क्या है, सेंसर डिसलॉज है, अगर सेंसर है वो डिसलॉज है तो फॉल्स रीडिंग आ सकता है। तो स्किन का रियल टेम्परेचर अगर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है और सेंसर में 32 बता रहा है, तो इस कंडीशन में डेंजर रहता है ओवर हीटिंग का। तो याद रखना है अपने को एक चीज़ कि क्या है, सर्वो मोड में ओवर हीटिंग का चांस ज़्यादा होता है। अब देखते हैं पर्पस, देखते हैं इंक्यूबेटर का क्या पर्पस है। ये मेंटेन करता है थर्मो न्यूट्रल टेम्परेचर को, ये मेंटेन करता है थर्मो न्यूट्रल टेम्परेचर को। एट दिस टाइम चाइल्ड BMR एंड ऑक्सीजन डिमांड इज मिनिमम, याद रखना है ये मेंटेन करता है थर्मो न्यूट्रल टेम्परेचर को। एट दिस टेम्परेचर चाइल्ड BMR एंड ऑक्सीजन डिमांड इज मेंटेन। ये डिपेंड होता है किससे, जेस्टेशनल एज पे और बर्थ वेट पे, याद रखना है जेस्टेशनल एज पे और बर्थ वेट पे। पर्पस देखते हैं इंक्यूबेटर का पर्पस, ये मेंटेन करता है थर्मो न्यूट्रल टेम्परेचर और एट दिस टेम्परेचर चाइल्ड BMR और ऑक्सीजन डिमांड इज मिनिमम, याद रखना है। एट दिस टेम्परेचर चाइल्ड BMR एंड ऑक्सीजन डिमांड इज मिनिमम होता है। और ये डिपेंड होता है जेस्टेशनल एज और बर्थ वेट पे। ठीक है, प्रोविजन ऑफ मेंटेन ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन लेवल। और आइसोलेशन है, आइसोलेशन सिक चाइल्ड इज इंक्यूबेटर, याद रखना है आइसोलेशन जो सिक चाइल्ड रहेगा, ठीक है, इन इंक्यूबेटर में। अब देखते हैं केयर ड्यूरिंग इंक्यूबेटर, केयर कैसे करोगे ड्यूरिंग इंक्यूबेटर।
ड्राई क्लीन करना है बाय माइल्ड डिटर्जेंट से ऑक्यूपाइड इंक्यूबेटर में। यूज करना है डिस्टल वाटर इन ह्यूमिडिफायर एंड चेंज इट्स डेली, और चेंज करेंगे डेली। एसिटिक एसिड है 1 से 2 ml, 1 से 2 ml ऐड करते हैं इन ह्यूमिडिफाई टू मिनिमाइज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना हो, एसिडिक एसिड हम मिक्स करते हैं 1 से 2%। अब देखते हैं चेंज करते हैं इंक्यूबेटर को आफ्टर यूज ऑफ 7 days कंटिन्यूसली। इंक्यूबेटर जो हम चेंज करते हैं आफ्टर यूज ऑफ 7 day कंटिन्यूसली, 7 दिन के बाद। अब देखते हैं क्या है सेंसरी स्टिमुलेशन जो है इसमें मिनिमम देखने को मिले। सेंसरी स्टिमुलस है मिनिमम, ठीक है, उसमें लाइट साउंड होता है। इफ़ अगर चाइल्ड हैज़ फीवर, अगर चाइल्ड को फीवर है देन कीप दिस इज नॉर्मल मूड पे ले आना है। सेंसर शुड बी प्लेस्ड एट, कहाँ पे सेंसर प्लेस्ड करते हैं, एट एब्डोमेन पे सुपाइन पोजीशन में। क्या है सेंसर जो हम प्लेस करेंगे एट एब्डोमेन पे करेंगे सुपाइन पोजीशन में, और फ्लैंक पे करते हैं इन प्रोन पोजीशन में, ठीक है। क्या है नो नीड टू बाथ इन चाइल्ड इज इंक्यूबेटर, क्या है कोई ज़रूरत नहीं है बात का अगर बच्चे इंक्यूबेटर में है तो। नो अलार्म शुड बी इग्नोर, अगर कोई अलार्म बज रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर होता है, रेडिएंट वार्मर ओपन केयर सिस्टम होता है। इसका जो क्या है बच्चे का जो क्या है वेट होना चाहिए 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम रेडिएंट वार्मर यूज करते हैं, ठीक है। सर्वो मूड देखते हैं। डिजायर टेम्परेचर मान लो 36.5 डिग्री सेल्सियस है, और सेंसर है डिसाइड करता है हीटर आउटपुट को। सर्वो मूड जो होता है बेटर होता है मैनुअल मूड से, याद रखना है। सर्वो मूड है बेटर होता है मैनुअल मूड से। डिजायर टेम्परेचर अगर मान लो 36.5 है और सेंसर भी 36.5 है, तो हीटर आउटपुट है वो 0 करेक्शन वेट होना चाहिए। मैनुअल मूड जो होता है, मैनुअल मूड में ओवर हीटिंग और अंडर हीटिंग का ज़्यादा चांस होता है, इसीलिए ये मैनुअल मूड से ज़्यादा अच्छा होता है सर्वो मूड, ठीक है। यूज करते हैं इसमें टू वार्म लिनेन, यूज करते हैं इसमें वार्म लिनेन को, और रैपिड वार्मिंग ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिक चाइल्ड को, ठीक है। रैपिड वार्म करेंगे ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिक चाइल्ड से। अब देखते हैं कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है अच्छे से। क्या है इफ़ चाइल्ड ऑन नॉर्मल मूड देन चेक करना है टेम्परेचर एवरी 15 मिनट में। अगर बच्चा है क्या है मैनुअल मूड पे है तो टेम्परेचर चेक करना है एवरी 15 मिनट में, ठीक है। और क्या है 1 चाइल्ड एट 1 टाइम इन रेडिएंट वार्मर में टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। रेडिएंट वार्मर में एक टाइम पे एक ही बच्चे को रख रहा है, नहीं तो जिससे प्रिवेंट हो जाए क्रॉस इन्फेक्शन। रेडिएंट वार्मर में है वो वेट होना चाहिए बच्चे को 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। वाई इनसेंसेबल वाटर लॉस होता है इसमें ज़्यादा। इफ़ अगर 1400 ग्राम है तो उसमें हम इंक्यूबेटर यूज करेंगे। अब क्या रैप करना है पॉलीथीन से बिफोर कीप इट्स एंड रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर रखने से रखने से पहले हम क्या है रैप कर देते हैं पॉलीथीन में बच्चे को। अब देखते हैं वेट और थर्मो न्यूट्रल टेम्परेचर। अगर 1 kg से अगर कम है तो उसमें 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 1 से 1.5 kg का है तो 36.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 1.5 से 2 kg है तो उसमें 36.6 डिग्री सेल्सियस, और 2 से 2.5 kg का है तो ये टेम्परेचर 36.4 डिग्री सेल्सियस, और 2 kg से 2.5 kg से ज़्यादा है तो 36.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथर्मिया बाय ह्यूमन टच, कैसे फील बाय टच, और फील बाय टच और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फील बाय टच इन ट्रंक अगर मान लो वार्म है और एक्सट्रीमिटीज है वो भी वार्म है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और क्या है अगर ट्रंक है वो वार्म है और एक्सट्रीमिटीज कूल है तो ये इसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस में है। और कूल है ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज भी दोनों, तो उस कंडीशन में हाइपोथर्मिया बोलेंगे बच्चे को हो गया है।
रेक्टल टेम्परेचर देखते हैं। रेक्टल टेम्परेचर में अवॉइड करना है इन्फेंट में ड्यू टू हाई चांस ऑफ परफोरेशन। तो रेक्टल टेम्परेचर है इन्फेंट में हम नहीं करते हैं, नहीं तो हाई चांस होता है परफोरेशन का। इंसर्शन कितना करते हैं, ओनली कितना करेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। याद रखना है 2 से 3 सेंटीमीटर करते हैं। अगर ऑप्शन क्या है, हमको कंसीडर्ड बेटर होता है 2 सेंटीमीटर। मिनिमम करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है, मिनिमम 2 मिनट के लिए। और डायरेक्शन है पोस्टीरियरली डाउनवर्ड करते हैं। याद रखना है पोस्टीरियरली डाउनवर्ड करते हैं। और अगर तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इस कंडीशन में बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डज नॉट रिलीव ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन है डज नॉट रिलीव ऑक्सीजन इफ़ टेम्परेचर राइज है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर इन आवर ट्रीटमेंट। ठीक है, याद रखना है इफ़ अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर इन आवर ट्रीटमेंट, ठीक है, तो क्या है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि ठीक है हमारा केयर इज़ बेस्ट। देखते हैं लो बर्थ वेट बेबी जो होता है वो क्या है 2.5 kg से कम होना चाहिए, लेस देन 2.5 kg, उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट। अगर 2.5 kg क्या है 2.5 kg का है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल है। और वेरी लो बर्थ वेट जो होता है, वेरी लो बर्थ वेट, उसको कितना बोलते हैं, क्या है, अगर वो है लेस देन होना चाहिए 1500 ग्राम से। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जो होता है वो 1000 ग्राम से कम होना चाहिए। प्री टर्म जो होता है, प्री टर्म क्या है, बॉर्न बिफोर कंप्लीट 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। 37 वीक से पहले अगर जन्म हो गया उसको प्री टर्म बोलते हैं। टर्म होता है 37 से 42। पोस्ट टर्म जो होता है 42 होता है। असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट ऑफ जेस्टेशन को, जेस्टेशनल एज को। मैच्योरिटी याद रखना है, मैच्योरिटी को चेक करने के लिए हम न्यू ब्लड स्कोर हम चेक करते हैं। याद रखना है न्यू ब्लड स्कोर हम चेक करते हैं। मैच्योरिटी को चेक करने के लिए न्यू ब्लड स्कोर, इसमें हम 2 पैरामीटर होता है, न्यूरोमस्कुलर होता है और दूसरा है फिजिकल असेसमेंट। तो क्या है, पहला है न्यूरोमस्कुलर का 6 होता है और फिजिकल असेसमेंट का भी 6 होता है। टोटल कितना होता है, तो 12 होता है। तो पहला देखते हैं न्यूरोमस्कुलर पैरामीटर देखते हैं, इसमें 6 है। ठीक है, टर्म, प्री टर्म और पोस्ट टर्म में देखते हैं। ठीक है, ये मैच्योरिटी को ये बताता है। ब्लड स्कोर का 2 स्कोर होता है, न्यूरोमस्कुलर और फिजिकल असेसमेंट। ठीक है, 6 पैरामीटर देखते हैं न्यूरोमस्कुलर में। पहला देखते हैं पोस्चर जो होता है टर्म बेबी में कैसा रहेगा, फ्लेक्स्ड पोजीशन रहेगा विथ गुड मसल टोन। फ्लेक्स्ड पोजीशन रहेगा पोस्चर विथ गुड मसल टोन। और प्री टर्म में कैसा हो गया, ठीक, और क्या है, टर्म और प्री टर्म में एक जैसा होगा, इसमें रहेगा फुल फ्लेक्शन रहेगा। और पोस्ट टर्म में जो रहेगा हाइपोटोनिक रहेगा, हाइपोटोनिक याद रखना है। उसके बाद स्क्वायर विंडो है, स्क्वायर विंडो में टर्म और प्री टर्म सेम रहेगा। कैसे रहेगा, फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्सिबल रिस्ट होगा विथ ए स्मॉल एंगल 0 से 30, क्या है 0 से 30 डिग्री एंगल रहेगा। याद रखना है 0 से 30 फ्लेक्शन है, क्या है स्क्वायर विंडो है, इसमें फ्लेक्सिबल होगा रिस्ट विथ ए स्मॉल एंगल, बोले तो 0 से 30 डिग्री, बोले तो सेम एज रहेगा। और प्री टर्म बेबी रहेगा उसमें मोर देन होगा, कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं आर्म रिकॉल होगा। आर्म रिकॉल इसमें होगा वो क्या है, क्विक रिकॉल हो जाएगा इसमें लेस देन 90 डिग्री। याद रखना है आर्म रिकॉल है, इसमें क्विक रिकॉल हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। और क्या है पोस्ट टर्म में भी। और क्या है प्री टर्म में क्या होगा, स्लो रिकॉइल होगा, क्योंकि ये है क्या, मोर देन 90 डिग्री है आर्म रिकॉल में। ठीक है, और पॉप्टिडियल एंगल जो है, पॉप्टिडियल एंगल ये क्या है, रेसिस्टेंस टू एक्सटेंशन रहेगा, रेसिस्टेंस टू क्या एक्सटेंशन लेस देन 90 डिग्री।
पॉप्टिडियल एंगल है रेसिस्टेंस टू एक्सटेंशन लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और पोस्ट टर्म में क्या होगा, पुअर रेसिस्टेंस होगा मोर देन 90 डिग्री। और स्कार्फ साइन देखते हैं, क्या है स्कार्फ साइन, ये एनेबल टू रीच मिड लाइन, याद रखना है स्कार्फ साइन में एनेबल टू रीच मिड लाइन, ठीक है। और पोस्ट टर्म में भी ऐसे ही होगा। और इसमें क्या है स्कार्फ साइन प्री टर्म में क्या है एक्सटेंड हो जाएगा पास्ट मिड लाइन को, याद रखना एक्सटेंड कर जाएगा पास्ट मिड लाइन को। और हील टू ईयर देखते हैं, हील टू ईयर जो है ये मॉडरेट रेसिस्टेंस रहेगा, इसमें मॉडरेटली रेसिस्टेंस रहेगा हील टू ईयर में। और प्री टर्म में क्या है लिटिल या फिर नो रेसिस्टेंस रहेगा, लिटिल या फिर नो रेसिस्टेंस रहेगा। और याद रखना है एक चीज़ कि प्री टर्म वाले बच्चे में क्या है स्कार्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल पैरामीटर देखते हैं, फिजिकल पैरामीटर टर्म प्री टर्म और पोस्ट टर्म में देखते हैं। स्किन कैसा होना चाहिए, टर्म बेबी में क्या है क्रैकिंग ऑफ स्किन होना चाहिए, फ्यू विजुअल वेन देखने को मिलता है, और कलर कैसा रहता है पिंक रहता है। याद रखना है टर्म वाले बेबी में स्किन कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ स्किन, फ्यू विजुअल वेन रहेगा और पिंक कलर रहेगा। और पोस्ट टर्म में कैसा रहेगा, पोस्ट टर्म में जो रहेगा लेथार्जी रहेगा और क्रैक रहेगा और रिंकल्स रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा पार्चमेंट के तरह, पार्चमेंट लाइक जैसा स्किन होगा, ठीक है, याद रखना है पार्चमेंट जैसा स्किन रहेगा। और प्री टर्म में कैसा रहेगा वेरी थिन रहेगा और इजीली विजुअल वेन देखने को मिलेगा, कैसा रेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि लेक होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू इसीलिए। लेनुगो देखते हैं, लेनुगो रहेगा टर्म बेबी में कैसे रहेगा थिनिंग ऑफ लेनुगो विथ वर्ल्डिंग एरिया रहेगा, थिनिंग ऑफ लेनुगो विथ वर्ल्डिंग एरिया रहेगा। और पोस्ट टर्म में कैसा रहता है लेनुगो ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है, मिनिमम होता है, याद रखना है ऑलमोस्ट मिनिमम होता है। और प्री टर्म में क्या होता है लेनुगो मोर लेनुगो रहता है अप टू 24 वीक पर, तो मैक्सिमम होता है लेनुगो प्री टर्म में, ठीक है। अब देखते हैं प्लांटर क्रीचेज देखते हैं टर्म में कैसा रहेगा क्रीचेज कवरिंग एट लीस्ट इंटीरियर 2/3 ऑफ फुट रहेगा, क्रीचेज रहेगा और कवरिंग रहेगा एट लीस्ट 2/3 फुट पे रहेगा। और पोस्ट टर्म में रहेगा क्या है क्रीचेज कवरिंग एन इंटायर फुट, याद रखना है कवरिंग रहेगा प्लांटर क्रीचेज वो इंटायर फुट पे रहेगा। और प्री टर्म में है स्मूथ फिट रहेगा, स्मूथ फिट विथ फ्यू क्रीचेज रहेगा, बहुत कम फ्यू फिट क्या है स्मूथ फिट विथ फ्यू क्रीचेज। और ब्रिस्ट बर्ड जो रहेगा वो रहेगा टर्म में रहेगा रेज्ड एरियोला रहेगा, कैसा रहेगा याद रखना है क्या है ब्रिस्ट बर्ड है कैसा रहेगा रेज्ड एरिया रहेगा विथ 5 mm क्या है विथ 5 mm बोले तो 5 से 7 mm का रहेगा ब्रेस्ट बर्ड। और पोस्ट टर्म में रहेगा ठीक है फुल एरियोला रहेगा विथ 7 to 10 mm का। और क्या है प्री टर्म में कैसा रहेगा फ्लैट एरियोला रहेगा विथ क्या है फ्लैट एरिया विथ लिटिल और नो वर्ड्स जैसा देखने को मिलेगा लेस देन 5 mm। और ईयर कैसा रहेगा टर्म में कार्टिलेज प्रजेंट रहेगा विथ पिन्ना और विथ एबिलिटी टू फास्ट रिकॉइल। ईयर कैसा रहेगा कार्टिलेज प्रजेंट रहेगा विथ पिन्ना और विथ एबिलिटी टू फास्ट रिकॉइल। और पोस्ट टर्म में कैसा होगा ईयर तो कार्टिलेज जो है वो थिक हो जाता है, कार्टिलेज थिक हो जाता है और पिन्ना स्टिफ हो जाता है पोस्ट टर्म में। और प्री टर्म में कैसा रहता है स्लो रिकॉइल होता है लिटिल कार्टिलेज होता है, स्लो रिकॉइल होता है और लिटिल कार्टिलेज होता है। जेनाइटेलिया देखते हैं मेल में कैसा रहेगा क्या है जेनाइटल में टर्म वाले बेबी में मेल में रहेगा विथ पेंडुलम एंड स्क्रोटम मृगो देखने को मिलेगा, विथ पेंडुलम एंड स्क्रूटम देखने को मिलेगा। और फीमेल में है विथ लार्ज लेबिया कवर होता है माइनोरा से, ठीक है। और पोस्ट टर्म में कैसे रहेगा
पोस्ट टर्म में मेल में रहेगा पेंडुलम डीप रेगू रहेगा, और फीमेल में क्लाइटोरिस जो रहेगा, क्लाइटोरिस और माइनोरा रहेगा, कवर रहेगा विथ मेजोरा से। और प्री टर्म देखते हैं, इसमें मेल में रहेगा स्मूथ स्क्रोटम हो जाता है और डिसेंडिंग टेस्टिस देखने को मिलता है। ठीक है, मेल में है स्मूथ स्क्रोटम एंड ऑन डिसेंडिंग टेस्टिस मेल में, और फीमेल चाइल्ड रहेगा तो प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस देखने को मिलता है प्री टर्म में। तो अब देखते हैं लेनुगो जो होता है ये फाइन ब्रिटल हेयर होता है, याद रखना है ये फाइन ब्रिटल हेयर होता है एक्सेप्ट पाम और सोल को छोड़ के। लेनुगो है फाइन ब्रिटल होता है एक्सेप्ट पाम और सोल को छोड़ के, और क्या स्टार्ट हो जाता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, और क्या है मोर देन 32 वीक 34 वीक के बाद ये रिड्यूस होने लगता है लेनुगो। क्या है मैक्सिमम होता है प्री टर्म पे, मिनिमम होता है पोस्ट टर्म पे, एवरेज होता है टर्म पे लेनुगो। और क्रेक्स देखते हैं स्टार्ट होता है 32 वीक के बाद क्रीचेज, और स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ फुट, ठीक है 2/3 पार्ट से। और ब्रिस्ट वर्ड देखते हैं, ब्रिस्ट वर्ड जो होता है प्री टर्म में लेस देन 5 mm होता है, टर्म में 5 to 7 होता है, और पोस्ट टर्म में होता है 7 to 10 mm का। ठीक है, तो प्री टर्म में देखते हैं एरियोला है डार्क रहेगा, सेम कलर रहेगा, नो रिक्वायर्ड फ्लैट, लेस देन 5 mm का रहेगा प्री टर्म में। अब देखते हैं असेसमेंट कैसे करेंगे प्री टर्म असेसमेंट में। प्री टर्म असेसमेंट में लेंथ जो रहता है लेस देन क्या है, लेस देन 44 सेंटीमीटर, और वेट के जो है इस कंडीशन में है लेस देन 2.5 ग्राम से कम होना चाहिए, क्या है 2.5 kg से। और नॉर्मल लेंथ जो होता है 48 से 50 सेंटीमीटर होता है, और लेंथ हो जाएगा इस कंडीशन में प्री टर्म असेसमेंट करेंगे तो 44 से कम हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन हेड और सरकमफ्रेंस है इज मोर देन क्या मोर देन 3 सेंटीमीटर रहेगा प्री टर्म में। ठीक है, हाइड्रोसिफेलस के कंडीशन में देखने को मिलता है। स्किन कलर जो रहेगा प्री टर्म में रेड रहेगा ड्यू टू लेक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। पिन्ना और ईयर जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, यूजुअली आई वो क्लोज रहता है, पुअर मसल टोन हो जाएगा, प्लांटर क्रीचेज मिनिमम रहेगा और लेनुगो मैक्सिमम। याद रखना है प्लांटर क्रीचेज जो होता है मिनिमम होता है और लेनुगो है मैक्सिमम। और टेस्टिस है वो डिसेंडिंग टेस्टिस देखने को मिलेगा, और नेल है नॉट अप टू द फिंगर टिप्स, नेल है वो नॉट अप टू द फिंगर टिप्स तक। पुअर फ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिया का चांस ज़्यादा होता है प्री टर्म में, वोवेल साउंड कम होगा और पुअर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्लाइटोरिस इसमें प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट होगा, स्कार्प साइन पॉजिटिव होता है प्री टर्म में, क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट, हील टू ईयर है मैनुअर प्रेजेंट होगा, हील टू ईयर मैनुअर प्रेजेंट होता है, हील टू ईयर मैनुअर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज देखते हैं इफ़ क्या है, इफ़ बेबी बर्थ वेट इज लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज, उसको बोलते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। कॉज जो होता है फीटल कॉज है, प्लेसेंटल कॉज और मेटरनल कॉज। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में, तो लेंथ जो रहेगा ये अनअफेक्टेड रहेगा लेंथ। ठीक है, ड्राई और रिंकल्स स्किन देखने को मिलेगा, प्लांटर क्रीचेज प्रेजेंट रहता है, याद रखना है प्लांटर क्रीचेज प्रेजेंट होता है। थिन अम्लाइकस क्या है, थिन हो जाता है अम्लाइकस। ओल्ड मैन अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ओल्ड मैन अपीयरेंस। अलर्ट क्या है, अलर्ट एक्टिव रहेगा बच्चा, और नॉर्मल क्राइंग करेगा, और रिफ्लेक्स भी वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल में हम देखते हैं लेंथ है वो अनअफेक्टेड रहेगा, ड्राई रिंकल्स स्किन रहेगा, प्लांटर क्रीचेज प्रेजेंट रहेगा, थिन हो जाएगा अम्लाइकस, और ओल्ड मैन अपीयरेंस, अलर्ट एक्टिव रहेगा, नॉर्मल क्राई करेगा, और रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल रहेगा। मरासमस क्या है, मरासमस जैसा देखने को मिलेगा कंडीशन इसमें। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, केयर एट NICU में हमको करना है, नियोनेटिव इंटेंसिव केयर यूनिट में। वार्म करना है क्या इन्वायरमेंट, लेस नॉइस होना चाहिए, डिम लाइट होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम नोजोकोमियल इन्फेक्शन से, प्रोटेक्शन कराना है फ्रॉम नोजोकोमियल इन्फेक्शन से, तो यूज करना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन
ठीक है, क्या है, रफ हैंडलिंग अवॉइड करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है वाइटल साइन को। ठीक है, मेंटेन करना है क्या है, ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग मेंटेन करना है, रिमूव करेंगे क्या, सिक्रीशन, जेंटल सक्शन, और क्या है, लैकिंग स्टिमुलस करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, रिदम, रेट, इफर्ट और टाइप क्या है। उसके बाद क्या करना है भैया, मेंटेन करेंगे क्या, मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को, क्या है, कैसे करोगे मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को, तो रिसीव करना है बेबी को इन प्री वार्म टॉवेल में, मेंटेन करना है टेम्परेचर एंड बॉडी कितना होना चाहिए, तो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एक्जिलरी। क्या है, नेक्ड बेबी रखना है रेडिएंट वार्मर में। ठीक है, KMC देना है, बाथिंग शुड भी क्या है, डिले कर सकते हैं बाथिंग। अब देखते हैं, मेंटेन करना है न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन को, मेंटेन करना है न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन को। लो बर्थ वेट बेबी है तो इनिशियल क्या है, इनिशियल कैल्शियम जो रिक्वायर्ड होगा, कितना होगा कैल्शियम, इनिशियल जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होगा 60 से 70 किलो कैलोरी पर केजी हम देते हैं। ठीक है, और इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज कर देंगे अप टू 100 किलो कैलोरी पर केजी 40 डेज के लिए। ठीक है, और ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो होता है फॉर लो बर्थ वेट बेबी को, ये मेथड है, डिपेंड होता है ऑन चाइल्ड कंडीशन। ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट में हम विटामिन ए देते हैं 25,000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन डी हम 600 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट देंगे, और विटामिन सी हम कितना देते हैं 50 ग्राम देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं 65 mg। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट में विटामिन जो हम देते हैं 2500 इंटरनेशनल, विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट, और विटामिन सी 50 ग्राम देते हैं, और फॉलिक एसिड 65 ग्राम देते हैं। ठीक है, और वेन गिवन आफ्टर 2 वीक देते हैं। अब देखते हैं, इफ़ अगर बेबी है वेरी लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी जो होता है वो लेस देन कितना है 1500 ग्राम से कम होना चाहिए, और 32 वीक से कम। ठीक है, नीड जो होता है इसमें विटामिन ई, क्या है, विटामिन ई जो हम देते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट के लिए, या विटामिन ई देते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। फोटोथेरेपी देते हैं एक्स्ट्रा, फोटोथेरेपी में एक्स्ट्रा हम देते हैं क्या है 20 से 40 mg पर केजी पर डे। याद रखना है, जो क्या है इस कंडीशन में फोटोथेरेपी में कितना क्या है 20 से 40 mg पर केजी पर डे देते हैं, और रेडिएंट वार्मर अगर रहेगा तो कितना देते हैं क्या 40 से लेके 80 ml पर केजी पर डे देते हैं। ठीक है, याद रखना है फोटोथेरेपी में कितना देते हैं 40 से क्या है 20 से 40 mg पर DL पर डे, और रेडिएंट वार्मर में है 40 से 80 ml पर केजी पर डे देते हैं रेडिएंट वार्मर में। अब देखते हैं पोस्ट टर्म में असेसमेंट करेंगे, प्लेसेंटल एजिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है इसमें असेसमेंट करेंगे, तो पार्चमेंट लाइक स्किन होगा, क्रीचेज, लेनुगो मिनिमम होगा, और स्काल्प हेयर जो रहेगा वो एक्सिस रहेगा स्काल्प हेयर, और लॉन्ग फिंगर नेल हो जाएगा, वास्टिंग फैट एंड मसल हो जाएगा, वास्टिंग हो जाएगा फैट और मसल का। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया में हम डेक्सट्रोज देते हैं D10। अब देखते हैं क्या है लार्ज, क्या है, अब देखते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज देखते हैं, इसमें मैक्रोसोमिया हो जाएगा, मैक्रोसोमिया देखने को मिलेगा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। व्हेन द बेबी बर्थ वेट है वो मोर देन 90 परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज अगर हो जाएगा उसको बोलते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। नॉर्मल जो होता है 10 से 90 परसेंटाइल होता है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। इस कंडीशन में हम एनी एज में ये हो सकता है, प्री टर्म हो या पोस्ट टर्म हो। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, जेनेटिक है, सिंड्रोम है, या डायबिटिक मदर है। डायबिटिक मदर में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बोले तो मैक्रोसोमिया। मदर हैज़ एक्सेसिव ग्लूकोज होता है मदर में, तो ग्लूकोज क्रॉस करता है प्लेसेंटा में, और फीटस प्रोड्यूस करेगा मोर इंसुलिन टू कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन जो होता है
वो इंक्रीज कर देता है ग्रोथ फैक्टर को, जिसके कारण एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा? पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिया, अगर मदर क्या है, मदर डायबिटिक है तो बेबी को हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, लंग्स प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, हाई रिस्क होगा बर्थ इंजरी का। तो क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज में पॉलीसाइथेमिया, हाइपर बिलिरुबिनिया, हाइपोग्लाइसेमिया, लंग्स प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और बर्थ इंजरी का चांस होगा।